Hello everyone. Now we start the second part of the issue of shares. Accounting for share capital. ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेकिन हमने कल जो कुछ एंट्रीज की थी, ठीक है, लाइक अलॉटमेंट रिसीव होने की, फिर ड्यू करने की, ट्रांसफ़र करने की, एप्लीकेशन की रिसीव होने की, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की, अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव, सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू रिसीव. तो ये एंट्रीज हमने कल की थी. आज कुछ 2-3 एंट्रीज है वो हम लोग और करते हैं, उनको समझते हैं. जैसे उनको आप नोट्स बना के लिखिएगा. जैसे नोट फर्स्ट है, नोट बना के लिखिएगा. फॉर शेयर इश्यू एक्सपेंस, फॉर शेयर इशू कि जब शेयर्स को इशू करते हैं उसके एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा लगता है. चलो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं. तो उसकी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. नेक्स्ट एंट्री है इफ शेयर आर इशूड टू प्रमोटर्स, if shares are issued to promoters, तो उसकी एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट to share capital. फिर थर्ड है if share are issued to underwriter for his commission. If shares are issued to underwriters for his commission, इसकी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स. अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर. नेक्स्ट हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. देखो ये तो हो गई हमारे पास ड्यू करने की, और ये हो गई अंडरराइटर को रिसीव करने की. ठीक है, ड्यू रिसीव सेम कंसेप्ट है जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पढ़ा था, वो सेम कंसेप्ट है. अब समझो, देखो क्या होता है. शेयर्स को मार्केट के अंदर इशू करते हैं तो कुछ खर्चा आता है. ठीक है, कुछ खर्चा आएगा, लाइक कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी किसी की कि ये कंपनी आई है, इसकी शेयर्स ये है. किसी भी चीज का खर्चा हुआ शेयर से रिलेटेड, शेयर्स को इशू करते वक्त कोई भी चीज का खर्चा हुआ, जैसे हम लोग टीवी आजकल सब ऑनलाइन होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको भी पेमेंट करना ही पड़ता है. तो कोई भी कैसा भी एक्सपेंस है किससे रिलेटेड के शेयर इशू करने के वक्त, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. ओके, नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट क्या है, शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स. अब क्या होता है कि प्रमोटर्स को कुछ शेयर इशू किए जाते हैं. प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगे, हमारे कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करेंगे कि हाँ इसके शेयर्स लो, इसके शेयर्स अच्छे हैं, ये कंपनी जल्दी से पुटअप करने वाली है, इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो ये कंपनी जितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तुम्हें बेनिफिट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा. तो ऐसे प्रमोट करते लोग
तो जो लोग प्रमोटर्स होते हैं उनको शेयर इशू किए जाते हैं, तो या तो उनको पेमेंट कर दो, तो कंपनी उनको पेमेंट ना करके उनको शेयर्स अलॉट कर देती है, शेयर इशू कर देती है कि आपको इतने पैसे हैं आपके, तो इतने पैसों के मैं आपको शेयर्स दे देती हूँ। तो कंपनी ये करती है, तो वो उसकी एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, जो उनकी कॉस्ट लगती है उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर्स क्या होते हैं? अंडरराइटर्स क्या होते हैं? कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों को काफी बार एनी टाइम नहीं, बहुत सी कंपनीज होती है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जो उनके शेयर्स को मार्केट के अंदर बेचने में हेल्प करता है। ऐसे बंदे को अपॉइंट करना जिससे हमारे शेयर्स मार्केट में बिकते हैं। अब देखो, प्रमोटर भी वही हुआ, अंडरराइटर भी वही हुआ, फर्क क्या रहा? देखो, अंडरराइटर्स जो होते हैं, कंपनी अगर अंडरराइटर को अपॉइंट करेगी तो अंडरराइटर की जिम्मेदारी है कि उसके शेयर, सारे शेयर्स कंपनी के बिकने चाहिए। अगर चाहे वो कैसे भी बिके, चाहे वो अपने रिलेटिव्स को पे करे, चाहे वो खुद खरीदे, कंपनी को उससे मतलब नहीं है। अगर कंपनी ने अंडरराइटर्स अपॉइंट किए हैं तो वो कंपनी निश्चित होकर बैठ सकती है कि मेरे सारे शेयर्स तो बिक गए एट एनी हाउ। वो अंडरराइटर की हेडेक है कि वो कैसे उस शेयर्स को बेचे। तो अगर इन केस कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है तो वो अंडरराइटर की हेडेक बन जाता है कि शेयर्स को कैसे बेचना है, चाहे वो पब्लिक मार्केट में इशू करे, चाहे वो अपने रिलेटिव को बेचे, चाहे वो बच्चे को तो खुद खरीदे, वो उसकी हेडेक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स में। प्रमोटर्स में सिर्फ प्रमोट करना होता है, उनकी हेडेक नहीं होती है। बिकने जितने बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, वो कंपनी की हेडेक होगी। लेकिन अंडरराइटर्स में अंडरराइटर की हेडेक हो जाती है कि कंपनी के शेयर सारे बिकने ही हैं। जितने शेयर्स अंडरराइटर को अपॉइंट किए वो सारे अंडरराइटर को बेचने ही है मार्केट में, चाहे वो खुद खरीदे, चाहे वो लोगों को बेचे, चाहे रिलेटिव को बेचे, व्हाटएवर, जो भी वो करे। बस कंपनी ने अगर अंडरराइटर अपॉइंट किया है तो उसके सारे शेयर्स कंपनी के बिक गए, कंपनी आराम से बैठेगी। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग को उसी बेसिस पे जितने शेयर दिए गए उसी बेसिस पे उनको कमीशन भी पे होता है। ठीक है, तो वो कमीशन कैसे पे होगा? तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटिंग कमीशन, जितना कमीशन होगा वो अंडरराइटर को पे हो जाएगा और वही अंडरराइटर क्या करेगा, शेयर कैपिटल में पे हो जाएगा। तो ये पहले ड्यू हो जाएगी, फिर ये रिसीव हो जाएगी। तो ये होते हैं कि भाई कोई एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे, प्रमोटर्स को क्या करेंगे और अंडरराइटर्स को क्या करेंगे। कंपनी क्या करती है कि जब शेयर्स इश्यू करती है तो जिन लोगों को पेमेंट करना होता है, अगर पेमेंट कंपनी के पास ना हो तो कंपनी उन लोगों को शेयर्स भी इशू कर सकती है। जितना पेमेंट है उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है, उसी अकॉर्डिंग। जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 रुपए का उनका पेमेंट देना है, तो उस अकॉर्डिंग कितने शेयर्स इशू करेगी। तो वो चलता है कि कंपनी के अंदर। एक अच्छा सा पॉइंट हम लोग और करेंगे, वो होता है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। देखो ये क्या होते हैं, कैसे करते हैं, इनका ट्रांजैक्शन देखते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन, देखो मैं यहाँ पे 2 बंदे ले लेती हूँ। कॉल्स इन एरियर में ले लेती हूँ मैं नोबिता को, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेती हूँ सुमियो को। आप लोगों को जैसे पता है सुमियो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, हर वक्त वो पैसे की आड़ में बैठता है कि मेरे पास वो वीडियो गेम है, मेरे पास वो वीडियो गेम है, मेरे मम्मी पापा यहाँ से लाया, यहाँ फॉरेन से लाया वो। तो ये पैसे वाला। नोबिता है अपना नॉर्मल पर्सन, ठीक है, उसके पास पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये केस बनता है कि देखो 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। इसने 1000 शेयर्स परचेज किए, ठीक है, इसने 2000 शेयर्स परचेज किए। मेरे पास कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट के अंदर इशू किए। एक शेयर की प्राइस मेरे 10 रुपए थी,
उसने इशू किए 1,00,000, एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपए और मैंने मंगाए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल के मैंने मंगाए 4 रुपए, फिर मंगाया मैंने 3 रुपए, फिर 2, फिर 1, कितने हो गए 10। ठीक है, 10 रुपए 1,000 के हिसाब से देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1000 शेयर से, क्योंकि इसका तो 1000 ही है। किसी पर्टिकुलर इंसान का निकालना है तो मैं कैसे निकालते हैं ये वो बता रहा हूं। 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। ठीक है, इसका करते हैं सेम। तो मल्टीप्लाई 2000 से कर लेंगे। तो मैं किससे 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 2 जा, कितने हो गए? चलो छोड़ो ये, ठीक है। नॉर्मल जैसे मैंने मल्टीप्लाई करती थी, अब मैं उस वक्त मैंने जब एग्जांपल के अंदर मल्टीप्लाई किया था पिछले वाली क्लास में, तो मैंने टोटल जितने मैंने कंपनी के अंदर शेयर्स को जितना मार्केट के अंदर इशू किया था उस मल्टीप्लाई से किया था। अब मैं यहाँ बात करती हूँ एक पर्टिकुलर पर्सन की, कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने 1000 शेयर्स परचेज किए, इस पर्टिकुलर पर्सन ने 2000 शेयर्स परचेज किए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब आओ देखो क्या हो, ये इसके पास थोड़े बहुत पैसे आए थे, मोबिता के पास थोड़े बहुत पैसे आए थे, उसने क्या किया, शेयर परचेज किए, परचेज कर लिए, एप्लीकेशन की मनी तो हो गई। अलॉटमेंट धीरे धीरे चलो इससे पे कर ही दी, थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़े बहुत मम्मी से ले लिए, ठीक है। तीसरी बार जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, नोबिता के पास पैसे नहीं, उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया। ठीक है, नोबिता के पास पैसे नहीं है, उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया। अब वो करे क्या, तो इसने इस चीज का पेमेंट नहीं किया। फिर वापस सेकंड कॉल की बारी आई, फिर से उसकी हालत और ज्यादा खराब, और पैसे नहीं है, तो उसने इस चीज का भी पेमेंट नहीं किया। लेकिन सुनियो तो बड़ा पैसे वाला है, उसने इसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसने इसका भी पेमेंट कर दिया, और इसके पास इतने पैसे थे कि इसने इस वक्त इन दोनों का भी पेमेंट कर दिया एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि दोनों कॉल्स को एडवांस में अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया। लेकिन इसके अंदर इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये इसने दोनों कॉल की पेमेंट नहीं किए। डिफरेंस समझ रहे हो, इसने पेमेंट नहीं किया और इसने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एडवांस में पेमेंट करना मतलब कॉल्स का एडवांस में पेमेंट करना मतलब कॉल से एडवांस, और कॉल्स का पेमेंट नहीं करना मतलब कॉल से एरियर। चलो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉल्स इन एरियर होता है वो लॉस होता है कंपनी के लिए। कॉल्स इन एरियर जो होता है हमेशा लॉस होता है कंपनी के लिए। कॉल्स इन एरियर हमेशा लॉस होगा, और लॉस को क्या करेंगे, दिस लॉस वाज डेबिटेड, तो ये क्या होगी, हमेशा डेबिट होगी। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें एंट्री करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो इस लॉस को हमेशा डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, लॉस नहीं होता है, एक लायबिलिटी होती है। ये तो मतलब पेमेंट आया ही नहीं है, ये लायबिलिटी जो एडवांस से पेमेंट आ गया, लेकिन उस वक्त पेमेंट नहीं आया है, हमें एडवांस से पेमेंट आया था, एडवांस में उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये हमेशा लायबिलिटी है, तो ये हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। ये हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। तो ये चीज ध्यान रखना कि दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है। अब क्या होता है, एक नोट है,
whenever calls in advance is credited, it will always be debited in देखो क्या मतलब है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब तब समझने की जब हम लोग इसकी एंट्री समझें। देखो इसकी एंट्री नॉर्मल हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री क्या कर लेंगे, पहले उसकी रिसीव होने की एंट्री, फिर उसको ट्रांसफर करने की एंट्री नॉर्मल हो जाएगी किससे, 4000 से। बात खत्म। अलॉटमेंट की हमारी एंट्री भी इसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर बात कर रही हूँ, अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ड्यू हो जाएगी फिर रिसीव हो जाएगी। बात खत्म। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे तो एक कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। जैसे एंट्री क्या होती थी हमारी नॉर्मली, बैंक अकाउंट डेबिटेड क्या होती थी, पहली एंट्री होती थी इसकी, मैं फर्स्ट कॉल की बात कर लूँ तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। ये ड्यू करने की एंट्री है, तो ड्यू तो मैं पूरा पूरा करूंगी जितना मेरा ड्यू है कंपनी का पूरा, ठीक है। कंपनी का पूरा कितना है 1 लाख, तो मैं उस हिसाब से ड्यू करूंगी 1 लाख इंटू 2 लाख के हिसाब से। लेकिन जब उसकी रिसीव की बारी आएगी, तो उसकी एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो रिसीव के वक्त क्या करूंगी, जैसे मैं या मेरे 1 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 2 लाख पूरे अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि मैं यह अमाउंट पूरे फॉर्म के हिसाब से ले रही हूँ, ये एक बंदे की बात हो रही है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे करूंगी मैं वो बता रही हूँ। तो नॉर्मली ड्यू तो पूरी एंट्री कर ली। अब रिसीव की बात करते हैं। रिसीव में क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख रिसीव। अब मुझे रिसीव कितना हुआ है देखो, तो यहाँ मैं डेबिटेड करूंगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब क्या करूंगी, इस 1000 इंटू 2 मतलब 2000 को यहाँ डेबिट करूंगी, तो 2 लाख में से 2000 चलेगा तो कितना बचा, 2 लाख में से 2000 चलेगा तो कितना बच गया 1 लाख 80। मतलब 98 सॉरी, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, इतना अमाउंट रिसीव हुआ, मेरे इतने का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, और टोटल अमाउंट कितने की। तो कॉल्स इन एरियर का ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगा। अब मैं नेक्स्ट सेकंड कॉल की बात करूंगी, तो सेकंड कॉल 1000 से यहाँ क्रेडिट करूंगी और यहाँ 1 लाख इंटू 1, तो 1 लाख यहाँ लिखूंगी, 1000 यहाँ लिखूंगी, बाकी का अमाउंट लेफ्ट ओवर यहाँ लिखूंगी, और यहाँ जो एंट्री करूंगी वो 1 लाख से करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज होती है कॉल्स के साथ साथ। ये तो कोई नॉर्मल एंट्री। अब ये जो नोट है, अब इस नोट के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या। देखो क्रेडिट होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। नॉर्मल एप्लीकेशन के अमाउंट पहले मुझे रिसीव हुई, फिर मैंने ट्रांसफर कर दी, नॉर्मल बात खत्म। अब मैं अलॉटमेंट की बात करती हूँ। मैंने ड्यू कितनी की, पूरी प्रॉपर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितने से ड्यू की, पूरी 1 लाख इंटू 3 लाख से पूरी ड्यू कर दी, ठीक है। अब रिसीव होने के वक्त मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है,
तो रिसीव होने के वक्त एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होगी। ठीक है, तो मुझे कुछ एडवांस रिसीव हुआ है तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ लिखूंगी। कितना एडवांस रिसीव हुआ है मुझे, इन दोनों अमाउंट का एडवांस रिसीव हुआ है, तो कितना, 4 2 6 6,000 का रिसीव हुआ एक्स्ट्रा। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी थी मेरी इसकी अलॉटमेंट की, 3 लाख, 3 इंटू 1 लाख तो 3 लाख, नहीं यहाँ होगी 3 लाख, 3 लाख और 6,000 ये मेरी यहाँ अमाउंट है, क्योंकि मुझे रिसीव इस अकॉर्डिंग हुई है। मैंने ड्यू तो उतनी ही की थी 3 लाख से, लेकिन रिसीव मुझे इतना हुआ है। अब जब मैं इन दोनों की एंट्रीज करूंगी, डायरेक्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री करूंगी, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करूंगी, नॉर्मली पहले मैं ड्यू की तो उतनी ही करूंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितनी एंट्री कर लूंगी उसमें, 2 इंटू 1 लाख 2 लाख से। अब मुझे कुछ 4,000 का एडवांस पेमेंट हुआ है, तो अब मैं इसको रिसीव में लिखूंगी। रिसीव मुझे कितने हुए हैं, तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। कितना, 4,000 का एडवांस मुझे रिसीव हुआ था, जो पहले रिसीव हो चुका था, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वापस यहाँ पे, यहाँ मैंने क्रेडिट किया ना, तो यहाँ मुझे डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से 4,000 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, पहले ही रिसीव हो गए 4,000, तो इसमें से मैं 4,000 लेस करूंगी तो कितने बच जाएंगे, हो गए। तो इसका इस नोट का मतलब क्या है कि कॉल्स इन एडवांस जो है पहले क्रेडिट किया हुआ था, पहले मैंने क्रेडिट किया, तो अगर क्रेडिट होगा तो इट विल ऑलवेज बी डेबिटेड इन रेस्पेक्टिव एंट्री। तो मतलब जो भी एंट्री मैं करूंगी उसमें मुझे वापस उसको डेबिट करना ही पड़ेगा, तो मैंने उसको वापस डेबिट किया है। अगर मैं क्वेश्चन सेकंड या फाइनल कॉल की एंट्री करूंगी तो वो भी इसी टाइप से करूंगी। ड्यू तो मैंने मंगवाई तो पूरी है, ठीक है, ये मुझे रिसीव होने के वक्त ये सब हो रहा है, तो रिसीव होने के वक्त ही मैं चेंजेस दूंगी, ड्यू के वक्त मैं कोई चेंजेस नहीं दूंगी। ठीक है, एक एग्जाम अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी कि ये क्या किया और क्या नहीं किया। अभी तो आपको इतना ही समझ लो इस चीज का। तो ये होता है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अब एक चीज और समझ लो, शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं, एट पार पे, एट डिस्काउंट पे और एट प्रीमियम या सिक्योरिटी। एट पार का मतलब है 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर मेरा 10 रुपए का था और 10 रुपए पे ही इशू किया गया है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे ही इशू किया गया है। 8 रुपए का शेयर था तो 8 रुपए पे ही इशू किया गया है। 6 रुपए का शेयर था तो 6 रुपए पे ही इशू किया गया। तो मेरा जितने का शेयर था उतने पे ही मैंने इशू किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए मैंने। ठीक है, इसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं किए। पार मतलब जो वैल्यू पे था उसी वैल्यू पे मैंने इशू किया है। डिस्काउंट बाद में डिस्काउंट जरा समझ लो। डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का शेयर मैंने 8 रुपए में इशू किया, 8 रुपए का शेयर मैंने 6 रुपए में इशू किया। तो ये जो डिफरेंस आया 2 रुपए का, 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। अब ये डिस्काउंट कब देती है कंपनी,
कि या फिर तो कंपनी लॉस में जा रही है, उसके शेयर्स बिक नहीं रहे मार्केट के अंदर, या ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि उनके शेयर्स में कुछ दिक्कत आ रही है या बिक नहीं रहे मार्केट के अंदर, या लोग इतना परचेज नहीं कर रहे, उसकी कंपनी की वैल्यू थोड़ी गुडविल जो है कम हो गई है, तो इन केसेस में कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बंद कर दिया है, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी तो कंपनी लॉस में जाती है, वो कंपनी बंद होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसीलिए कंपनी गवर्नमेंट ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बंद कर दिया है। कब से? जब से कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरा 10 रुपए का शेयर था, मैंने 15 रुपए में मार्केट में बेचा। 10 रुपए का शेयर था, 15 रुपए में मार्केट में बेचा, और लोग आराम से खरीद रहे मेरे 15 रुपए का शेयर, ठीक है। क्यों खरीद रहे हैं? वो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो लोग क्यों पेमेंट कर रहे हैं? 5 रुपए एक्स्ट्रा लोग क्यों पेमेंट कर रहे हैं? देख, क्यों पेमेंट करते हैं? जब कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है, जब कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है और लोगों के माइंड में सेट हो चुका है कि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, और आगे इन फ्यूचर वो और ज्यादा प्रॉफिट हम लोगों को कमाने के देने वाली है, तो लोग आराम से वो 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में खरीदते हैं। वो ये जो 5 रुपए होते हैं ना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। इस 5 रुपए को बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी के लिए एज अ प्रॉफिट और गेन लिखा जाता है, कंपनी के लिए एज अ प्रॉफिट और गेन लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें और क्या है, बस यही है मेन चीज। गुडविल अच्छी होगी तो कंपनी ऐसे इशू कर सकती है। हर कोई कंपनी ऐसे इशू नहीं कर सकती। अगर कोई 10 रुपए का शेयर है, मुझे 15 में दे तो मैं तो ना लूं, ठीक है। हाँ, अगर मुझे 15 में मिल रहा है और कंपनी की वैल्यू इतनी अच्छी है, मार्केट में इतनी अच्छी गुडविल है, तो मैं वो 15 में लोग आसानी से खरीदते हैं कि आगे जाके इसकी वैल्यूज और बढ़ेगी, हम लोग उसको बेचेंगे तो मुझे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर्स में ये सब जो लोग होते हैं, शेयर्स को जो परचेस करते हैं, तो वो इन चीजों के बेनिफिट को इजीली समझ सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। ये 5 रुपए एडिशनल प्रॉफिट और गेन होता है कंपनी के लिए। ये 5 रुपए एडिशनल प्रॉफिट और गेन होता है कंपनी के लिए। तो यही होता है, 3 तरीके से ही कंपनी इशू कर सकती है, एट पार, डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक ऐसा क्वेश्चन करूंगी अच्छा सा जिसमें कॉल्स इन एडवांस भी आ जाए, आपका प्रीमियम का भी पार्ट आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने नॉर्मली एग्जाम्पल्स में समझाया ही एट पार वाला, कि जितने का शेयर है उतने पे इशू, जैसे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे चल रहा है, डिस्काउंट है नहीं, थोड़ा बहुत एज अ थ्योरी का ही पार्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस का एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब कुछ आ जाए। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं कॉल्स इन एडवांस का साथ ही। रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एट ₹3 ऑन 30,000 शेयर्स से। एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपए, जिसमें उसने बोला है एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटेड पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल आफ्टर 2 मंथ, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, all money due on allotment were received, but when the first call was made, a shareholder having 400 shares did not pay first call पे 400 शेयर्स ने पेमेंट नहीं किया। Shareholder of 300 share paid the money for the second call and final call। तो 300 शेयर्स है जो सेकंड एंड फाइनल कॉल में थे, देखो इसकी टोटल 80 हो रही है, हमें 10 करनी है, तो 2 रुपीज हम सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी डालेंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पता करना पड़ेगा कि इसकी टोटल 10 हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो हमें करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट कॉल में 400 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, सेकंड कॉल में 300 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ।
Take the money for the second and final call ₹2 which has not been made as yet. जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसकी टोटल देखो 6 7 8 9 10 10 हो रही है, 10 होनी ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रीमियम का पार्ट ले लूँ तो कैसे लूँ, जैसे यहाँ ₹3 थे ना, तो अगर क्वेश्चन बोल दे इन अलॉटमेंट द प्रीमियम इज आल्सो इंक्लूडेड एज अ ₹1, तो ₹2 अलॉटमेंट के हो गए और सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए ₹1, ठीक है। तो मैंने इसी के साथ प्रीमियम भी इंक्लूड कर दिया इसी क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ मार्क कर लो, जिसमें मैंने तीनों ही चीजें डाल दी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, पॉलिसी एरियर, पॉलिसी एडवांस, पॉलिसी एरियर भी डाल दिया, एरियर ही डाला है, ठीक है। तो अब देखो अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं सबसे, कितने 30,000 शेयर्स, 30,000 है, 30,000 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 90,000, सॉरी एंट्री नहीं करना, 60,000, 30,000, ये 60,000, ये भी 60,000, ठीक। चलो पॉलिसी एरिया था, ये फर्स्ट कॉल था, ये सेकंड कॉल क्वेश्चन हो गया। अब मैं एंट्रीज पे आती हूँ। फर्स्ट एंट्री में कर लेती हूँ, पहले एप्लीकेशन की मनी ऑटोमेटिक आती है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और उसकी ड्यू करने की एंट्री कर लेती हूँ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इन पूरे की एंट्री किससे हो जाएगी, 90,000 से, 90 90 90 90 4 टाइम्स 9, मैंने एक बार में लिख दिया। अब मैं थर्ड एंट्री करती हूँ, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की मुझे एंट्री करनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, एक मैंने अभी बोला था एज अ प्रॉफिट हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रीमियम को एज अ प्रॉफिट ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे अगर प्रॉफिट होता है तो, क्रेडिट ही करेंगे ना, उसको क्रेडिट ही करेंगे। किसके साथ क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट एंट्री के साथ ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब रिसीव होने में ही हमें ये अमाउंट रिसीव हुई है तो हम लोग उसी के साथ क्रेडिट करेंगे उसको, रिसीव होने के वक्त ही हमें रिसीव हुई है, रिसीव ही हमें इतनी हुई है, ठीक है। मतलब हमने पहले ड्यू भी इतनी की है और रिसीव हमें जो टोटल होगी, पहले मैं ड्यू की बात करूँगी, सॉरी, तो मैंने ड्यू पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे ही करूँगी, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम कितने का है, देखो 30,000 का प्रीमियम था, 60,000 की मेरी शेयर कैपिटल थी, कितना हो गया 6 7 8 9, 90,000 की अमाउंट आ गई मेरी। अगर और मैं इसकी रिसीव करने की एंट्री करूंगी, तो रिसीव की एंट्री में सिंपल मुझे कितना टोटल कितना रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल कितना रिसीव हुआ 90,000, तो 90,000 से ही मेरी एंट्री। तो ये इस तरीके से एंट्री होती है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, एरिया नहीं है, थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो पहले आ जाएगी शेयर, मैं ड्यू तो पूरा ही करूंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, मुझे रिसीव नहीं हुआ, क्या करूंगी जल्दी से बोलो, डेबिट या क्रेडिट। मीन्स कि अगर मैं इसको डेबिट करूँ तो मेरा क्या आएगा, और मैं क्रेडिट करूँगी तो क्या आएगा, पॉलिसी एरियर है, ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी। अब
अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सॉरी ये एरियर नहीं था, ये 300 का एडवांस था जो कि हमने इसके साथ ही पेमेंट कर दिया। एक बंदा था, इस क्वेश्चन को देखो ऐसे समझो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था जिसमें से एक बंदा था 400 शेयर का जिसने पेमेंट नहीं किया, तो कॉल सी एरिया था 400 इंटू 2, कितना हो गया 4 2 जा 8, 800 का कॉल सी एरिया था टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल सी एडवांस। अब देखो 800 का हो गया। अब एक सेकंड कॉल, एक बंदा और था जिसने सेकंड कॉल के 300 शेयर्स के थे जिसने एडवांस में पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, तो मतलब ये एरियर हो गया और ये एडवांस हो गया। तो एडवांस कितना हुआ, 3 2 जा 6, कितना का सेकंड कॉल 2 की और 3 2 जा 6, तो 600 का एडवांस हो गया। ठीक है, 600 का एडवांस हो गया। मेरे पास एक्चुअली 60,000 का शेयर कैपिटल का अमाउंट है। 60,000 और 600 कितना हुआ, टोटल कितनी हो गई इसकी 600। इसमें से मैं 800 को माइनस करूंगी, 60 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो 59। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 59,800। मतलब जो इस सेकंड कॉल के 300 शेयर्स थे, सेकंड कॉल के 300 शेयर्स थे वो एडवांस फर्स्ट कॉल के साथ आ गया है, और फर्स्ट कॉल के जो 400 शेयर थे उनका पेमेंट आया ही नहीं है। दोनों चीज हो गई, फर्स्ट कॉल के 400 शेयर जिस बंदे ने खरीदे थे उसका पेमेंट उसने नहीं दिया, एक बंदे ने 300 शेयर खरीदे थे वो आ गई, ये हो गया नोबिता, ये हो गया सुनियो, इसने पेमेंट 300 शेयर का एडवांस में ही कर लिया, लेकिन ये जो था नोबिता इसके पास पैसा नहीं था तो इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया ही नहीं। तो मैंने फर्स्ट कॉल के अंदर कॉल्स इन एरियर भी आया है, कॉल्स इन एडवांस भी आया है। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कर लो, कॉल्स इन एरियर जो हमेशा डेबिट होता है उसको डेबिट कर लो। तो ये दोनों की चीजें एक साथ ऐसे चलती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी और ये भी। आई थिंक अब इस चैप्टर में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एक टॉपिक बाकी है और फोरफिटेड बाकी है जो हम लोग बाद में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।